नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नेहरू पर नई जंग। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर के बहाने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर नई सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल सोमनाथ जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सोमनाथ के इतिहास का जिक्र किया, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर नेहरू उसके पक्ष में नहीं थे। अब उनके इस लेख पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में सवाल ये है कि पीएम मोदी ने अपने लेख के जरिए क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की है और कब तक बीजेपी इतिहास के सारे कांग्रेस को घेरने की रणनीति अपनाती रहेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सोमनाथ विध्वंस के 1000 साल, नेहरू पर तंज कसने पर उबाल। पीएम मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे। वो वहां स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक लेख लिखा जो अब सियासत के केंद्र में आ गया है। दरअसल सोमनाथ मंदिर के विध्वंस को पूरे 1000 साल हो चुके हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में सिर्फ इतिहास को याद नहीं किया, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी सीधा तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि उस वक्त के राष्ट्रपति सोमनाथ जाए। अब पीएम के इस लेख के सामने आते ही बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के लेख पर कड़ा एतराज जताया। मोदी जी कौन से इतिहास की बात करते हैं तो वही जाने। बहरहाल जहां नेहरू जी का प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 250 करोड़ के बजट से इस देश को भाखड़ा नंगल बांध, आईआईटी और आईआईएम का सपना दिया। इसे होमी बाबा जागीर जो हमारा रिसर्च सेंटर था, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उस वैसी चीज़ों दी। इस देश में तमाम तरह की क्रांति हुई। मोदी जी ये बताएं 2014 के बाद इस देश में कौन से ऐसे संस्थान हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में निर्माण किए गए। वो बस जब भी संसद में खड़े होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। इधर कांग्रेस के विरोध के बीच बीजेपी ने प्रधानमंत्री के ब्लॉग को ऐतिहासिक सच्चाई बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और नेहरू की सोच हमेशा से ही भारत की संस्कृति और विरासत से दूरी बनाए रखने वाली रही। बीजेपी नेताओं ने कई और भी आरोप लगाए। सोमनाथ हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन की, भगवान सोमनाथ हमारी आध्यात्मिक चेतना की केंद्र हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से उसमें लिखा है कि आध्यात्मिक चेतना का आत्मा जो है सोमनाथ है, और जिस प्रकार से सोमनाथ जब मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की संकल्पना रही उसको उसका जीर्णोद्धार करना है, तो कांग्रेस के समय प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके वो सारे वो भी याद आते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे कि आप मत जाइए, लेकिन वो नहीं माने उनकी बात, वो गए। और इससे जग जाहिर होता है कि कांग्रेस सदैव सनातन का विरोध करती थी। दरअसल सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक संघर्ष का प्रतीक रहा। और यही वजह है कि इसके इतिहास को लेकर सियासत भी उतनी ही संवेदनशील हो जाती है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या इतिहास को याद करना सिर्फ अतीत को समझने के लिए है या फिर आज की राजनीति को धार देने के लिए है। सोमनाथ के 1000 साल आज इतिहास की किताबों से निकलकर एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, अशोक शुक्ला, रमेश शर्मा, और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 12 नवंबर 1947 को जब प्रभास पटम पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उन्होंने वो खंडर मंदिर देखा सोमनाथ का, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि इसका पुनर्निर्माण करवाना है। और उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे में अगर अतीत को याद किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सोमनाथ पर राजेंद्र बाबू को और सरदार पटेल को और बहुत सारे लोगों को इसका श्रेय है। लेकिन मूलतः वो योजना के मुंशी की थी, कन्हैयालाल माणिकलाल जी मुंशी की उसकी योजना थी।
और उन्होंने ही सरदार पटेल से बातचीत की और उनकी पहल पर ही फिर राजेंद्र बाबू से बातचीत की, और वो नेहरू जी की मिनिस्ट्री में भी रहे के मुंशी। तो कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं, यदि हम स्वतंत्र हुए हैं और हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सहेज करके चलना, हमको अपनी जड़ों के आधार पर अपनी मकान को बनाना। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सोमनाथ को लेकर के जिस तरीके से आपत्ति प्रकट की और फिर उन्होंने राजेंद्र बाबू को चिट्ठी लिखी कि आप ना जाइए, ये एक अकेला उदाहरण नहीं है उस कालखंड का। अगर जब रामलला प्रकट हुए थे 1949 में, तब उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को भी पत्र लिखा था कि वहां से हटाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये एक अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। सनातन संस्कृति के अभ्युदय को लेकर के, उसके अंकुरण को लेकर के ये बहुत सारे दबाव रहे हैं। सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में तो था ही, लेकिन उसके बाद भी कई बात रही है। तो स्वाभाविक रूप से इतिहास को स्मरण करना, अतीत की गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना, वो समाज आगे बढ़ता है। मैं समझता हूं अगर उन्होंने कहा हुआ है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हमसे गलती हुई। एक और बात बताता हूं, एक अजीब तरह की राजनीति रही है, पता नहीं क्यों रही है, कैसी रही है, कि सपना तो दिखाया राम मंदिर का, बातचीत हुई राम राज्य की बातचीत हुई, लेकिन आंदोलन राम राज्य के लिए नहीं हुआ, आंदोलन खलीफा के लिए हुआ। चुनाव चिन्ह लिया दो बैलों की जोड़ी और गाय बछड़ा, लेकिन अगर गौ रक्षा के लिए साधु पहुंचे हैं वहां पर तो उन पर गोली चली है। शंकराचार्य तक गिरफ्तार हुए हैं, 70 दिन रहे हैं। निरंजन देव तीर्थ जो पुरी के शंकराचार्य, करपात्री महाराज के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, परंपरा को लेकर के सदैव जो बातें रही हैं उसको याद किया जाना चाहिए। और आज अगर लोग याद करते हैं तो एक आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये ठीक है, मोदी जी ने जो लिखा है तो उन लोगों को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, तो गलती स्वीकार करके उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए जी। लेकिन उसमें कांग्रेस की आपत्ति आप कैसे देखें? क्योंकि ठीक है, जो अतीत में हुआ है, गलतियां सबसे होती है। हमने देखा कि राजीव गांधी का जो बयान था बहुत चर्चित वट वृक्ष वाला, उसको लेके कांग्रेस ने अतीत में गलतियां माफी मांगी है। जो सिखों का नरसंहार हुआ उसको लेके माफी मांग ली है। तो इसको लेकर भी क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति रही है। आज 78 साल हो गए। अभी कल परसों की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी ने अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सवाल पूछ लिया तो दोनों कांग्रेस के नेता उठकर चले गए। बिल्कुल, जयराम रमेश और वेणुगोपाल जी। कांग्रेस फिलिस्तीन पर टिप्पणी कर सकती है, बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या के ऊपर जो हो रही है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति रही है और हिंदू विरोधी नीति रही है, उसी का नतीजा है कि उन्होंने मंदिर को बनने नहीं दिया जी। शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब जिक्र होगा, ये बात ठीक है कि भाखड़ा दंगल से लेके तमाम IIT IIM का जिक्र होगा, तो जो गलतियां हुई उसका भी जिक्र होगा। अब वो किस कारण की गई थी उस दौर में, ये तो वो लोग बता सकते थे जो अब है नहीं। अब आप हम जो भी आरोप लगा ले या जो भी इसको लेख लिख दें। देखिए, आप आजादी से पहले किस तरह का एक जो सांप्रदायिक उन्माद इस देश ने झेला था, किस तरह से पश्चिम बंगाल में कत्लेआम हुआ था, मुस्लिम लीग और हिंदुओं के बीच में एक संघर्ष होता है, खून की नदियां बहती हैं, देश का बंटवारा होता है, और उसके बाद में फिर जैसे तैसे देश में एक सरकार बनती है। तो सरकार की पहली जिम्मेदारी ये थी कि सांप्रदायिक तनाव से उसको बचना है। अब ठीक है कि नेहरू की ये गलती थी कि सोमनाथ मंदिर के लिए नेहरू की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो, लेकिन तब गांधी जी ने इस बात पे आपत्ति ली थी कि सरकारी धन से ये नहीं होना चाहिए। हमारा बिल्कुल, उन्होंने सुझाव दिया था कि जनता के पैसे से इसको बनाया जाए, और वो हुआ भी। तो वो के मुंशी और सरदार पटेल को ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट की वजह फिर जनता के पैसे से उसका निर्माण हुआ। और राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे तो नेहरू जी ने उनको रोका नहीं था। उन्होंने कहा था कि आप अपने निजी स्तर पर आप जा सकते हैं। एक सरकार का पहला कर्तव्य क्या था? अगर संविधान धर्मनिरपेक्ष था तो सरकार को धर्मनिरपेक्षता केवल जो ऐसा नहीं केवल दिखनी चाहिए थी, उसको ये भी साबित करना था कि वो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द तो हमने देखा ना प्रीएम्बल्स में आपातकाल के बाद जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। भाई, नेहरू जी अगर कोई मस्जिद बना देते और मंदिर बनाने का वो विरोध करते तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कहीं उसका संतुष्टिकरण का काम कर रहे थे। अभी ये मुद्दा क्यों इतना आवश्यक मुद्दा है? अभी इंदौर में आप देखिए ना किस तरह की घटना हुई है। बहुत सारी समस्याएं इस देश में है। अभी अमेरिका ने जो है किस तरह से वहां से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अमृतसर में उतार दिया था, ये आपत्तिजनक नहीं था क्या? तो ये तो हम बांग्लादेशियों के साथ हम भी कर रहे हैं ना भाई। कोई भी एक आदमी है, अगर किसी एक देश में इस तरीके से घुसेगा वो,
तो उस देश का राइट सही है, क्योंकि हम भी फूल थोड़ी बरसा रहे हैं। अब भी अगर हम भी ढूंढते हैं पाकिस्तान तो में उसी हिसाब से उनको पाकिस्तान में भेजते हैं। हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, इंग्लैंड में भी हिंदुओं पे, भारतीयों पर हमले हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए हैं, दुनिया भर में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको बांग्लादेश से दिखता है कि बंगाल में भी इलेक्शन होने जा रहा है, इसलिए आपको दिखता है भाई ये ठीक है कि अगर नेहरू, मान लीजिए नेहरू के ऊपर तुष्टिकरण का आरोप है, तो अब आप सनातनियों को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात की चिंता कहाँ कर रहे हैं? आपको राम मंदिर बनाना है, आप बनाएंगे, आपको बुलडोजर चलाना है, आप चलाएंगे। भाई आपकी जिम्मेदारी ये भी तो है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, सबका देश है, यहाँ पे तमाम लेकिन जो लोग आप रहते जिक्र हैं। कर रहे आप हैं ना राम की शुक्ला बहुत जी, बात लेकिन करते हैं। जो पाकिस्तान बनाई धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था ना, उसको डिनाई कैसे कर सकते हो? और तब की परिस्थितियां कुछ हो रही। बांग्लादेश तो 71 में बना था, तब ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन वो जिन लोगों ने उसको निर्माण का सपना देखा था, उनकी मूर्तियों के साथ पिछले साल हमने सबने देखा है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के साथ क्या किया गया। ब्रिजेश जी, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं तो मानसिकता की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मानसिकता अभी देखिए ना, अभी देखिए धर्म की धार्मिक उपयोगिता पर नहीं रह गई है, इसकी चुनावी उपयोगिता भी है। आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना है, अभी आज से नहीं बना है, ये बाबरी मस्जिद का जब से एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी और विश्व हिंदू परिषद चला था, तब से इसकी एक चुनावी उपयोगिता बन गई थी। किस तरह वो से तो उन्होंने घोषित अपने जब उनका गठन हुआ था, उन्होंने तो कहा ही था हम 370 हटाएंगे, 3 तलाक हटाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ये संविधान क्या कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए कि नहीं, मुझे आप ये बता दी। बिल्कुल होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो राजा का सबसे पहले कर्तव्य यह है कि देश की जो भी प्रजा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको सबकी भावनाओं को ध्यान में रखना है। आपके लिए यही एजेंडा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, लेकिन जब इसी देश में हम देखते हैं कि अगर मस्जिद बन रही है तो फिर बाबरी नाम क्यों रखना? आपको बनाना दूसरे नाम से बना सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं ब्रिजेश जी ये बताइए, ये कौन तय करेगा भाई? जो आप कह रहे हैं उसमें कोई रोक थोड़ी नहीं रहा है कि आप मस्जिद मत बनाइए। भाई मस्जिद के लिए जमीन दी है ना। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में किसी का हत्या हो रही है तो अशोक जी वहां पे धर्म के आधार पर हो रही, यदि अमेरिका में हो रही वह धर्म के आधार पर नहीं हो रही। यदि कोई हिंदू मर रहा है वहां पे, किसी ने हत्या कर दी, अलग बात है, लेकिन इस आधार पर मार रहे हो ना कि आप हिंदू हो, नाम पूछकर आप मार रहे हो, पहचान प्रतीक चिन्ह देख रहे हो आप। ये केवल पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है। हमने चलिए तो इंसानों की बात कर रहे हैं, हमने तो अफगानिस्तान में देखा ना, जब तालिबान आया था पहले दौर में, तो बमियान की बुद्ध प्रतिमाओं के साथ उन्होंने क्या किया था? वो तो पत्थर की मूर्तियां थी, कुछ कर नहीं सकती थी। देखिए वो बुद्ध परिस्थिति के खिलाफ रहे हैं। सोमनाथ का भी जो मंदिर था, अरे सर, हमने देखा सऊदी अरब में उनके शाह की मूर्तियां लगी है, सद्दाम हुसैन की मूर्ति आपने हमने ढहते हुए देखी है, बंगबंधु मुजीबुर रहमान की देखी है, उसी पाकिस्तान में हमने देखा जिन्ना की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो जो लोग बुत परस्ती के खिलाफ थे वो तो खुद बुत लगा रहे हैं ना। अभी मुद्दा ये है कि नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का, चूंकि 11 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर, सोमनाथ जा रहे हैं, ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण अभी क्यों है? अभी मुद्दा हमारी जो आपकी चर्चा वो इस पे हो रही है। नहीं, वो इसलिए है, उन्होंने लिखा है कि 1000 साल की जो गुलामी हमने सही है, जो विध्वंस हमने देखा है, जो खंडर हमने देखे हैं, उसको लेकर उन्होंने लिखा है। क्योंकि अकेले धार्मिक उससे नहीं, आप देखिए कि जब से राम मंदिर बना है, महाकाल कॉरिडोर बना है या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, देश में पिछले साल 116 करोड़ श्रद्धालु गए हैं धार्मिक स्थलों पे। तो ऐसा नहीं है ना कि वहां पर जो लोग मुस्लिम लोगों के होटल होंगे, तांगा चलाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, खाना बेचते होंगे, फल फूल हार पत्ती फूल माला, उन सबको इकोनॉमी से लाभ हो रहा है ना। ब्रजेश जी तो चर्चा इस बात पे होनी चाहिए ना कि सोमनाथ का ये जो 1000 वर्ष में जो इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, और इससे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, इसमें नेहरू जी का क्यों आ रहा है, जिक्र आ रहा है कि नेहरू जी ने ये गलती की थी? नहीं, अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो जिक्र करना पड़ेगा ना कि किसने उसको तोड़ा था, कैसे उसका निर्माण हुआ। मुझे लगता है कि ये बेवजह का ये एक जो मुद्दा है, ये इसका केवल एक राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि इस देश में अब जो राजनीति चल रही है वो मुद्दों पे नहीं चल रही है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे चल रही है या तुष्टीकरण पे चल रही है। और वो जो है बीजेपी, क्योंकि जो नेहरू जी की आपत्ति थी, उन्होंने कहा था कि मैं इसको हिंदू पुनरुत्थान का बहुत गलतियां की, अब आप उसको सजा दे सकते हैं क्या? नहीं, वो तो सजा नहीं दे सकते, लेकिन सबक तो ले सकते हैं। सजा तो हम आप क्या देंगे ना, हमारा राइट से है। लेकिन जो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हिंदू पुनरुत्थान,
उसको देख रहे थे। तो क्या दिक्कत थी? अगर हिंदू पुनरुत्थान हो रहा था, इतने बड़ी मारकाट के बाद करोड़ों लोग बेघर हो गए थे, लाखों लोगों की जान गई थी, धर्म के आधार पर एक देश बन गया था। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जनरल मुनीर का जो बयान देता, वो भी ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी है, हम उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे देश में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। मुझे ब्रजेश जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारे धार्मिक होने से क्या हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं क्या? सर वो तो नास्तिक होने से भी नहीं होंगी। नहीं, उज्जैन में महाकाल बन गया तो वहां के लोगों को शुद्ध पानी मिलने लगा क्या? बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश में। तमाम तरह की समस्याएं हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा इस पे होती है कि नेहरू ने क्या आपने जिक्र किया तो सर झुग्गिया तो हमने देखा अमेरिका में भी है, डिटेंशन सेंटर वहां भी बनाने पड़ रहे हैं, गरीबी वहां भी, ऐसा नहीं है। शर्मा जी आपको जवाब दे रहे थे, फिर मैं ब्रजेश जी के पास जाऊंगा। जी शर्मा जी, तो ब्रजेश जी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है 11 मई 1951 को जब प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेके तमाम सारे मतभेद निकलकर सामने आए थे, कैसे उसका निर्माण किया गया, सब किया गया। जो शुक्ला जी कह रहे हैं वो भी एक तर्क हो सकता है, जो शर्मा जी ने भी कहा है, लेकिन सवाल यही ना कि अतीत में जो कुछ हुआ है उसको तो अगर आपको याद रखना ही पड़ेगा ना। क्योंकि जैसे नालंदा की हम बात कर लें, चलिए मंदिर की बात छोड़ दी, वो तो ज्ञान का भंडार था, लेकिन उसको आक्रांताओं ने उसके साथ क्या किया, महीनों तक वो झुलसा। तो उनका इंटेंशन यही था ना कि जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, उसको नष्ट कर दिया जाए। ये हमारी अपनी दृढ़ता थी, सनातन धर्म की ताकत थी कि इसके बाद भी हम डिगे नहीं, अभी तक अटक रहे। फिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी हुआ, राम मंदिर चूंकि अब कोर्ट के निर्देश से हुआ है, बाकी मंदिरों के जो विवाद है वो कोर्ट में चल ही रहे हैं, उस पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों लिखा आज लेख? क्योंकि यही वो समय था, वही तारीख थी, वही जनवरी माह था जब पुनर्निर्माण हुआ था मंदिर का, बिल्कुल, इसलिए याद किया गया। और इसके याद करने के पीछे मायने भी हैं, कोई एक मायने नहीं है, राजनीतिक मायने हैं उसके, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मायने है, और दूसरी बात जो वैचारिकता की हम बात कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर की बात हो चाहे 370 के जो मुद्दे थे, विचार की लड़ाई है। आप ये बताओ कि जब कांग्रेस थी क्यों शामिल नहीं हुई? क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो नैरेटिव उसको फायदेमंद था, उसको एक वोट बैंक दिख रहा था। नहीं तो चाहते, यदि जब ट्रस्ट बना दिए, सरकार ने ट्रस्ट बनाए ना, मंदिर की संपत्ति आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो मंदिर के निर्माण पर भी आप मस्जिदों का तो नहीं देख रहे हो, आप कोई ट्रस्ट नहीं है आपने। तो जब आपने बनाए हैं, आपने वहां पे आप बिठा देते हो, अपना रिसीवर बिठा देते हो, आपकी सरकार वहां का ट्रस्ट देखती है, आपकी निगरानी में सब कुछ होता है, तो फिर जब आप एक वर्ग का पैसा ले रहे हो, एक मंदिर का पैसा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, तो फिर काम करना पड़ेंगे आपको। दूसरी बात, यदि प्रधानमंत्री ने लेख लिखा है तो ये एक तरह से कह सकते हैं 2029 की नींव रख दी है उन्होंने। राम मंदिर का मुद्दा था, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उन्होंने बात कर दी, उन्होंने अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जिस तरह से जब हम मान लेते हैं आज की तारीख में, हम ये मान के चलते हैं कि नेहरू जी ने क्यों मना किया कि मंत्रिमंडल नहीं जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जाएंगे मंत्री के नाते, उनको क्या दिख रहा था? उनको क्या एक वोट बैंक दिख रहा था? क्या उनको डर था कि कहीं फिर से मंदिर पे जाने की वजह से सरकार की छवि खराब हो जाएगी, या दंगे का डर था? कोई एक मंत्री यदि मंदिर जाएगा तो दंगे हो जाएंगे, या मंत्रिमंडल मंदिर जाएगा? क्या मंत्री मंदिर नहीं जाते होंगे उस समय, पूजा पाठ नहीं करते होंगे? मुझे नहीं लगता कि एक गृह मंत्री उसमें थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, एक कमेटी बनाई ना आपने, और लोगों के पैसे से बनी है। तो जब आप वहां पे, मुझे नहीं लगता कि एक डर ये रहा होगा कि साहब दंगे हो जाएंगे। डर ये था कि एक नैरेटिव ना बने, एक जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए, वो बिके ना। तो वो वोट बैंक साधने की, जिसको हम आज की तारीख में कहते हैं कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति, यदि उस समय तुष्टीकरण की राजनीति थी, तो अब नैरेटिव एक दूसरी सरकार आई है जो दूसरा नैरेटिव गढ़ना चाहती है अपने फेवर का। तो उस लेख के ये मायने हैं कि राजनीतिक मायने भी हैं और एक विरासत का मायने भी हैं कि भाई आप देखिए कि किस तरह से मंदिर पे 1000 साल पहले अतिक्रमण हुआ, कितनी बार मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन फिर खड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री ने आखिरी में क्या कहा? यही कहा ना, जिस तरह से ये जो लोग मिटाने की सोचते हैं वो देख लेते हैं उनका असर क्या होता है, खुद मिट जाते हैं। और जो चीज खड़ी है, यदि हम पहले जैसा भारत क्यों नहीं खड़ा कर सकते? यदि मंदिर इतनी बार अतिक्रमण हुआ, उस पर हमले हुए, तोड़ा गया, आक्रमण हुआ, तो आप देखिए फिर हम पहले वाला भारत क्यों नहीं ला सकते? एक संदेश वो था, एक संस्कृति का संदेश था कि देखिए साहब, संस्कृतिवाद भी चलेगा, राष्ट्रवाद भी चलेगा, और विचार भी अपना आगे बढ़ाना, ताकि 2029 की एक नींव मजबूत हो सके। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं, और एक हमला तो है ही निश्चित तौर पर। जब सोमनाथ का जिक्र करेंगे तो नेहरू का भी जिक्र आएगा। ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है ना कि राजेंद्र जी को नहीं जाने दिया था,
सरकार ने नहीं, नेहरू। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को जब चिट्ठी लिखी उन्होंने साफ किया था कि अगर मुझे कल को किसी मस्जिद के, किसी चर्च के, किसी गुरुद्वारे के उद्घाटन में बुलाया जाएगा तब भी मैं जाऊंगा। ये बात हो रही कि जब वो वहां गए थे उसके बाद केवल संचार के साधन दूरदर्शन टीवी तो होती नहीं थी, ऑल इंडिया रेडियो पर भी उस खबर का प्रसारण रोक दिया गया था। तो निश्चित तौर पर वो क्यों था, मैं वही कह रहा हूं, एक नैरेटिव सेट करने के लिए ना। तो अब दूसरी सरकार आई, वो नैरेटिव सेट कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? जो भी राजनीतिक कोई है तो नहीं है कि वो समुदाय के साथ, दूसरे वर्ग के साथ कोई भेदभाव कर रही हो, उसको इसमें फायदा दिखता है तो वो आगे बढ़ाई। कोई राजनीतिक दल ऐसे तो है नहीं है कि बढ़िया दूध के धुले आए हो कि नहीं साहब हम तो यही करेंगे। यदि दूध के धुले आते तो पिछली सरकारों को भी वो नहीं करना चाहिए था, उनको ये शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था कि भैया अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार होगा सरकार के संसाधनों पर। क्यों होगा? सबको बराबरी का अधिकार है ना, उसके साथ भेदभाव क्यों? यदि आप गरीब के साथ भेदभाव करो, अमीर के साथ भेदभाव करो तो भेदभाव होगा ना, सरकारें भेदभाव करती हैं। तो जब पिछली सरकार को यह दिख रहा था तो फिर नई सरकार को, कोई सरकार इस आधार पर तो भेदभाव नहीं कर रही ना, संविधान के आधार पर तो भेदभाव नहीं कर रही ना कि प्रधानमंत्री आवास किसी को देना है। भाई जिसकी जिसमें आस्था कर रहे हैं। तो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था उस समय, उस तारीख में लिखा था, उनसे उनका राजनीतिक मकसद सत्ता है तो सदेगा। पिछली सरकारें भी मकसद साधती रही हैं, तो नई सरकार के साधने पर क्यों आपत्ति है? क्योंकि आपत्ति इसलिए है कि किसी एक का नैरेटिव कमजोर हो रहा है, एक का मजबूत हो रहा है, बहस छिड़ रही है। बहस छिड़ेगी वो तमाम चीजें आएंगी, नेहरू की आएंगी, पटेल की आएंगी, तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपत्ति आती है। नहीं तो बहस होने दीजिए ना, जनता को तय करने दीजिए कि नेहरू जी ने क्या किया था, सरदार पटेल ने क्या किया था, राजेंद्र प्रसाद का क्या मत था। क्यों नहीं आना चाहिए चीजें, इतिहास की बात आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐतराज है। भाई एक तरफ विकास है, एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन पुरानी बातें क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन बातों से किसको डर लगता है? सरकार का नैरेटिव सेट होता है तो विपक्ष को किस बात का डर लगता है? नेहरू ने गलती की हो, आज मोदी जी गलती करेंगे, अटल जी ने कोई गलती की होगी, इस पर इतिहास में भविष्य में बात नहीं होगी क्या? हमेशा होगी, इस तमाम मुद्दों पर बात होगी। तो नई पीढ़ी को जानने का हक है ना कि तब क्या हुआ था, क्यों नहीं बात करें 1000 साल पुरानी। जी शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। आप मुझे बताइए 1921 में मालाबार में हत्याकांड हुआ है, 5,500 हिंदू मार डाले गए, कांग्रेस ने एक शब्द बोला। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में, कांग्रेस ने एक शब्द बोला। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन लिया 16 अगस्त 1946 को, कांग्रेस ने एक शब्द बोला। 1926 में चटगांव में हिंसा हुई, हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ, कांग्रेस ने कोई टिप्पणी की। कराची में नरसंहार हुआ, पेशावर में नरसंहार हुआ, हिंदुओं के नरसंहार पर कांग्रेस ने कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन अगर फिलीपींस में कुछ हो जाए तो उस पर कांग्रेस के नेता बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, किसी पत्रकार ने बांग्लादेश का पूछा तो उठकर के चल दिए कांग्रेस के नेता। तो कुल मिलाकर के गुलामी जो है वो शरीर से शुरू होती है और आत्मा तक जाती है, और स्वत्व का बोध आत्मा से शुरू होकर के शरीर तक आता है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं वो जो राजनीति जिस तरह की रही, सल्तनत काल का दबाव, अंग्रेजी काल का दबाव, और कांग्रेस की स्थापना एक ऐसे अंग्रेज ने की थी जो कलेक्टर था 1857 में, और जब क्रांति हुई तो महिलाओं के कपड़े पहन करके भागा था वो ह्यूम, उसने चूंकि स्थापना की थी। और 2 पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, मुझे बताइए 1945 सितंबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने लंदन में घोषणा कर दी थी कि अब भारत विभाजन का समय आ गया है, वो सत्ता हस्तांतरण करेंगे। तब 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में क्यों थे? संविधान सभा अगर भारत की बनी है तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य क्यों थे? तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो दबाव रहा है उनका, आत्मा के अंदर गुलामी बैठी हुई है, पता नहीं क्यों तुष्टीकरण उनकी आत्मा में थी। उसी का प्रमाण था नेहरू जी की वो चिट्ठी थी, उसी का प्रमाण था उन्होंने पंत को चिट्ठी लिखी, और स्वाभाविक रूप से आज भी कांग्रेस उसी राजनीति पर कर रही है। कहीं ना कहीं जब भी संस्कृति की बात आती है उसको चुनाव से जोड़ करके हल्का करने का प्रयत्न होता है। मोटे तौर पर स्वत्व का बोध अगर जिसमें जागृत हो गया है वो राष्ट्र के साथ है, उस संस्कृति के साथ है। बिल्कुल, तमाम सारे कई सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, शुक्ला जी आपका भी। तो नेहरू पर नई जंग, और अगर जो लोग अपने इतिहास से नई सबक लेते हैं तो वो फिर भविष्य की निर्माण, उनका जो नींव रहती वो अच्छी मजबूत नहीं हो पाती है, क्योंकि अतीत की गलती हमको अगर बार बार दोहराएंगे तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे। इस मामले में वही नज़रिया नज़र आ रहा है। और जहाँ तक रही मंदिरों की बात या धार्मिक स्थलों की, उनके बनने से भले साफ पानी नहीं मिलता हो, लेकिन ये भी है कि नेता अगर हैंडबैग लेकर जाएंगे किसी देश का नाम लिख कर, तो उससे उस देश का ही भला नहीं होता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।